स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम इस डेली एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में जो सरकार और सोशल मीडिया वेबसाइटों के बीच लगातार एक बहस छिड़ी हुई है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो है कुछ न्यूज़पेपरों से लिया हुआ है, तो वहीं से मैं ये उठाया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ था मैटर। अभी क्या चल रहा है, सरकार ने 25 फरवरी को इनको 3 माह का समय दिया था, जितने भी सोशल साइटें थी और OTT प्लेटफॉर्म था। आगे हम इस लेक्चर में देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म क्या है और क्या रूल बनाया है और कैसे ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बैलेंस कर रहा है, हनन नहीं कर रहा है उसका, ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया को इन्होंने 25 फरवरी के बाद से 3 महीने का टाइम दिया है। तो 25 मई 3 महीने पूरा हो गया है, लेकिन इन्होंने अभी जो ये रूल था इसको फॉलो नहीं किया गया है। और व्हाट्सएप क्या किया है कि व्हाट्सएप ने चैट की इसने कहा है, व्हाट्सएप कह रहा है कि चैट की निगरानी रखने और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने जो इंड टू इंड इनक्रिप्शन करता है व्हाट्सएप, इसका कोई औचित्य नहीं बचेगा जिससे प्राइवेसी खत्म होगी। इसका हवाला देते हुए ये जो है कोर्ट पहुंच गया है व्हाट्सएप। ठीक है, बाकी फेसबुक ने कहा है कि हम इसका अनुपालन करेंगे। अब देखते हैं मैटर क्या है, पूरा मैटर देखते हैं। तो अब देखिए 25 फरवरी को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर एक नए नियम जारी किए गए थे। ठीक है, 25 फरवरी को जारी किए गए थे, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम जैसे ओवर द टॉप जो OTT प्लेटफॉर्म है, उनको कहते हैं ओवर टू टॉप प्लेटफॉर्म पर सीधा असर पड़ेगा। इस नियम का उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं को OTT से संबंधित शिकायतों से निपटारे, फर्जी खबरों की रोकथाम और ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना। देखिए काफ़ी फर्जी न्यूज़ आती रहती है, तो उसको रोकथाम के लिए तथा ऑनलाइन सुरक्षा जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उससे रोकथाम के लिए ये जो है नियम लाया गया था 25 फरवरी को, और 3 महीने का टाइम दिया गया था, जो कि अब की पूरा हो गया है। अभी ये विवाद में है। अब देखते हैं ओवर द टॉप मतलब OTT प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। ठीक है, देखते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। ओवर द टॉप एक ऑनलाइन सामग्री प्रदाता सेवा है, ठीक है, होती है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जो उपभोक्ता होता है वो इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन सामग्री प्रदाता सेवा का उपयोग करता है। कोई जो ऑनलाइन जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, कोई प्रदाता प्रोवाइडर जो होते हैं, उनका वो उपयोग कर रहा है। OTT शब्द आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, ठीक है, के संबंध से किया जाता है, परंतु ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैनुअल सर्विस और इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सोल्यूशन के संदर्भ में भी किया जा सकता है। OTT का मुख्यतः जो है प्रयोग क्या किया जाता है? वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, लेकिन इसका जो है संबंध ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सोल्यूशन के संदर्भ में भी किया जा सकता है। यह एक प्रकार का, आप देखिए क्या है, एक प्रकार का ऑडियो वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा है, जिसकी शुरुआत कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई, परंतु वर्तमान में एक लघु फिल्म, फीचर फिल्म, वित्त फिल्म, वेब सीरीज का निर्माण ये कर रहे हैं। स्टार्टिंग में केवल ये कंटेंट होस्टिंग का काम करते थे, लेकिन अब ये जो है लघु फिल्म मतलब कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, फीचर फिल्म भी बना रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं और वेब सीरीज तो बना ही रहे हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे G5 हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, ये सब आप जानते होंगे, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, MX प्लेयर हो गया और सोनी लिव हो गया, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैटर क्या हुआ था, हमने OTT समझ लिया कि OTT क्या है। अब मैटर क्या था, देखिए दिसंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को चाइल्ड फोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप से जुड़े कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हटाने के लिए जरूरी गाइडलाइन बनाने के लिए कहा। तो फिर वो ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया था। 2018 से ये बात चल रही है, क्योंकि जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया जो भी जो है, जैसे आपका ये OTT प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तथा सोशल मीडिया पर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस्तेमाल बनाम गलत इस्तेमाल को लेकर लंबे
से डिबेट चल रही थी। किसान आंदोलन के समय एक अहम मोड़ आ गया। हुआ क्या कि जनवरी में जब लाल किला पर हिंसा हुई तो सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरती। जब हिंसा का मतलब जो लाल किला पे हिंसा हुई उसमें सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था, तो इसलिए फिर उस न्यूज़ को रोकने के लिए कि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, सरकार ने जो है सोशल मीडिया पर सख्ती बरती। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार का तर्क है कि यदि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में अटैक होता है तो सोशल मीडिया पुलिस कार्रवाई का समर्थन करती है, परंतु लाल किले पर जब हमला हुआ तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड को मंजूर नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने क्या किया था कि जो वीडियो डाले गए थे उसके पक्ष में जो लाल किला पे चढ़कर किसानों ने वो हिंसा की थी या जो भी हुआ था, उस पर जो है सोशल मीडिया ने रोका नहीं उसको। ठीक है, तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड हम मंजूर नहीं करेंगे। और अब क्या है, एक और मुद्दा है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, जो अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म तेज़ी से बढ़े हैं। इस वर्ष माह में से जुलाई के बीच में 30% का ग्रोथ हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म में। और मार्च 2020 से 22.2 मिलियन यूजर से जुलाई 2020 में ये पहुंच गए थे 29 मिलियन जो है यूजर तक। और देश में अभी 40 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ओटीटी भी ओवर द टॉप डिमांड जो था वही ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में समझा था, जो डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है और आपके ये सब जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इनका जो है जो लॉकडाउन के बाद से बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। भारत में इनके यूज़र लगातार बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और ये जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लीलता ऐसा मतलब परोसने का आरोप इन पे लगता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि गाइडलाइन की 4 तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार, जो सरकार की नई गाइडलाइन है, 4 तरह के प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज। नंबर 2 सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। नंबर 3 जो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। नंबर 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब इंटरमीडियरीज होते क्या हैं? इंटरमीडिएटरीज जो हैं ये ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो यूज़र के कंटेंट को ट्रांसमिट या पब्लिश तो करते हैं, लेकिन उस न्यूज़ मीडिया की तरह उस कंटेंट पे कोई एडिटोरियल कंट्रोल इनका नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, जो इंटरमीडिएटरीज हैं ये लोग जो है जो यूजर हैं उसका जो कंटेंट है उसको ये लोग पब्लिश भी करते हैं और पब्लिश करते हैं और प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको संपादित करने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं मतलब कि बहुत तेज़ी से, आप देखिए सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ होती है कितना तेज़ी से वायरल हो रही है। जैसे त्रिपुरा के डीएम का ही जो भी शादी समारोह में उनका जो व्यवहार था वो अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमको आप लोग मतलब कि न्यूज़ में अगले दिन ही पता चलता, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इतना तेज वायरल हुआ कि लोगों के पास न्यूज़ जल्दी से पहुंच गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। ये लोग देखिए जो कंटेंट होता है जो आप लिखते हैं उस पर, उसको ये ट्रांसमिट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, उसको संपादित करने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, वेब सर्विसेज हो सकते हैं जो आप अपने कंटेंट अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसकी ये इजाज़त देते हैं। ये केवल एक जगह से, इंटरमीडिएट का काम ही यही होता है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तथा उसे जो है पब्लिश करना। ठीक है, बस, और संपादित करने का काम ये नहीं कर सकते हैं। अब यही है, आगे देखिए यूजर्स के लिए 4 फ़ायदे, जो इस नया गाइडलाइन है इसमें सरकार ने बताया है कि यूजर्स के लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं। पहली, आपकी शिकायत सुनी जाएगी। अभी तक क्या था कि फेसबुक में जैसे रिपोर्ट बटन होता है लेकिन उस पर जो है कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। ठीक है, रिपोर्ट बटन से आप शिकायत कर देते हो लेकिन उसका पुख्ता सिस्टम नहीं है कि कैसे उस पर कार्रवाई होगी। अब क्या होगा कि सोशल मीडिया कंपनी को ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे यूजर की शिकायतें कि वो सुनेगा। ठीक है, कौन सुनेगा शिकायत, ये आपको पहले से पता होगा। कैसे? अब कंपनियों को यूजर की शिकायत निपटाने के लिए अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। ठीक है, यही सब लेकर मामला है जो
जिससे सोशल मीडिया इनको जो है फॉलो करने से कतरा रहे हैं। अब क्या है, शिकायतों को कितने दिन में कार्रवाई होगी? अब ये भी है कि गाइडलाइन के तहत जो है शिकायत अधिकारी 24 घंटे के अंदर सुनवाई करनी होगी, ठीक है, और 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जो नया गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आपको 4 फायदे दे रही है सरकार। नंबर 1 क्या है, आपकी शिकायतें अब सुनी जाएगी। नंबर 2 क्या है, शिकायतों को कौन सुनेगा, उसके लिए सोशल मीडिया एक अधिकारी नियुक्त करेगा। नंबर 3, शिकायतों को कितने दिन में कार्रवाई होगी? सबसे पहले 24 घंटे में उस शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए और 15 दिन के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए। अगर महिलाओं से संबंधित शिकायत है तो 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए 4 फायदे हो गए, ठीक है। पहला क्या है, शिकायत सुनी जाएगी। दूसरा क्या है, शिकायत सुनने के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा सोशल मीडिया। तीसरा क्या है कि जो है 24 घंटे के अंदर शिकायत सुनवाई होगी और 15 दिन के अंदर निपटारा होगा। और महिलाओं से संबंधित कोई शिकायत आती है तो उसको 24 घंटे के अंदर इनको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये सब जो है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त नकेल कस रहे हैं। इसीलिए जो है, जो अभी अभी जो है सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म हैं ये नई गाइडलाइन को एक्सेप्ट करने से पीछे हट रहे हैं। और यही व्हाट्सएप जो है वो चला गया है कोर्ट में भी इसी मतलब कि मामले को लेकर, क्योंकि वो प्राइवेसी, आगे हम देखेंगे कैसे प्राइवेसी इससे हनन नहीं हो रही है, ठीक है। अब बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 8 तरह की सख्ती बरतनी होगी फर्स्ट ओरिजिन के बारे में बताने के लिए। देखिए अभी क्या होता है कि अब देखिए क्या है, पहला है कि सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक पोस्ट के फर्स्ट ओरिजिन को ट्रेस करना होगा कि कहाँ से जो है फर्स्ट ओरिजिन कौन था जो आपत्तिजनक पोस्ट को डाला है। जैसे फेसबुक पर कोई पोस्ट अगर डालता है तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इसको बताना होगा कि कौन है वो बंदा जिसने फर्स्ट वो डाला था। तो अगर ये भारत के बाहर है तो ये जो है भारत में सबसे पहले सर्कुलेट कौन किया ये बताना होगा। दूसरा क्या है, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, फॉरेन रिलेशन, रेप जैसे मामलों में फर्स्ट ओरिजिन की जानकारी कंपनी को जो है सरकार को देनी होगी, ठीक है। सरकार के बनाए नियमों कानूनों का अमल सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को चीफ कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी भारत में रहने वाले व्यक्ति होना चाहिए। देखिए ये तीसरी बात है कि एक अधिकारी आपको नियुक्त करना होगा जो नियम और कानून है इनको अमल लाने के लिए एक कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त होना चाहिए और वो भारत का ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, एक नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना पड़ेगा। फिर चौथा क्या है, सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हर महीने आपको कंप्लायंस रिपोर्ट भी जारी करनी पड़ेगी। छठा क्या है, ऐसी कंपनियां जो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भारत पर मौजूद और उसका कंटेंट एड्रेस भी बताना होगा। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है जिसपे जो भारत में मौजूद है तो उसका जो है आपको कंटेंट एड्रेस बताना पड़ेगा कहाँ से वो कंटेंट पड़ा है, ठीक है। और यूज़र वेरीफाई के लिए एसएमएस पर ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा कि जैसे अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो पहले आपका वेरिफिकेशन करा लिया जाए मोबाइल से, जिससे कि उनके पास आपकी जानकारी रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास। किसी यूज़र के कंटेंट को रिमूव करता है। अब ये भी अधिकार दिया जाएगा कि आप अगर लगता है कि ये जो है हार्मफुल है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को 6 बातें माननी पड़ेंगी। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए इस गाइडलाइन में क्या है कि आपको एक बॉडी नियुक्त करनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस फील्ड से किसी विशेषज्ञ अधिकारी की अध्यक्षता में बने हों। या सेल्फ रेगुलेशन है, यह मतलब कि आप खुद से ये करना है जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनको कि एक जो है बॉडी बनानी है जिसमें जो है अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा और या किसी इस फील्ड का विशेषज्ञ कोई व्यक्ति हो उसको बनाना होगा, ठीक है। फिर ओटीटी और प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को डिटेल डिस्क्लोजर पब्लिक करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पाते हैं ये भी जो है आपको बताना होगा। फिर शिकायत रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाएं तथा शिकायत की निपटाने के लिए अधिकारियों की नियुक्त करें और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताएं। जो मतलब अब जो शिकायत आती हैं उनके लिए आपको अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा और उनका जो है डिटेल भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म को 5 कैटेगरियों में क्लासिफाई करना होगा, जैसे यूनिवर्सल मतलब सभी लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल एज 7 से अधिक उम्र वाले एज वाले देख सकते हैं। फिर यूए 13 से अधिक एज वाले देख सकते हैं। यूए 16 से अधिक एडल्ट मतलब एडल्ट देख सकते हैं जो 18 से ऊपर हैं। इसके लिए इनको जो है
यूए 13+ या इसके ऊपर की कैटेगरी के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा आपको देनी होगी, और ताकि बच्चे इस तरह का कंटेंट से दूर रहें। अब बच्चों को जो अडल्ट टाइप के कंटेंट होते हैं उनसे दूर रखने के लिए आपको पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी पड़ेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ये था। फिर छठा क्या है, एडल्ट कैटेगरी में आने वाले कंटेंट देखने लायक उम्र है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देखिए अब 6 जो ये था जो है 6 गाइडलाइन थे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए थे। सबसे पहला क्या था कि आपको बॉडी बनानी होगी जिसका जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, और ये सेल्फ रेगुलेशन होगा। दूसरा क्या होगा कि जो भी आपको डिटेल डिस्क्लोजर पब्लिश करते हुए इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं ये भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि आपको शिकायत कहाँ करनी है इसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा जिसकी डिटेल भी आपकी देनी पड़ेगी। फिर और ओटीटी प्लेटफॉर्म को 5 कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया। अगर यूए 13 साल से अधिक की कैटेगरी में आता है तो पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी पड़ेगी, तथा एडल्ट कैटेगरी में आने वाले कंटेंट को देखने के लिए उम्र है या नहीं इसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोशल मीडिया में भी सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया गया। इसके लिए क्या कहा गया कि इन डिजिटल सोशल मीडिया के पब्लिशर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट से जुड़े नियमों होगा, ताकि प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच रेगुलेशन का सिस्टम एक जैसा रहे। अब जो ये डिजिटल न्यूज़ मीडिया है इनके लिए भी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट से जुड़े नियम हैं वही लागू होंगे, जिससे कि जो है जो प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया है इनके बीच रेगुलेशन का सिस्टम एक ही रहे। फिर विनियमन संबंधी चिंताएं क्या हैं। अब देखिए टेरी ने 2018 में कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आर्थिक विनियमन, ठीक है, लाइसेंसिंग और दूरसंचार एकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए जारी परामर्श पत्र वर्तमान में नियमन की जल्दबाजी को लागू होने से प्रतिबंध के लिए नुकसान फायदे की तुलना भी कर रहे हैं कि कैसे इसको हम नियमन संबंधी जो चुनौतियां हैं इससे कैसे निपटेंगे। अब देखिए वाक की स्वतंत्रता और सरकारी जो नियमन है, जो ये नया गाइडलाइन है, इसके बीच सामंजस्य है या नहीं है ये आगे हम पैराग्राफ में देखेंगे। इसमें कह रहा है पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि जो शीर्ष ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म अत्यधिक विविध सामग्री दिखाते हैं, ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अस्तित्व रचनात्मक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न केवल ऐसी सामग्री बनाने में शामिल है बल्कि इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति का भी है, ठीक है। अब दूसरा फिर पॉइंट कहते हैं कि सूचना प्राप्त या प्रसारित करना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की पूर्ति है, ठीक है। हालांकि यह निरपेक्ष नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत दायरों के अंदर प्रतिबंधों के ये अधीन है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि सेंसरशिप एक संयम है जो कलात्मक अभिव्यक्ति और स्वतंत्र भाषण को दबा देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रचनात्मक कार्यों से हिंसक व्यवहार को न छेड़ें और अश्लीलता का चित्रण ना करें और समाज में नैतिक ताने बाने को बनाए रहें। जो सेंसरशिप है वो एक संयम है जिसके बीच क्या है, संतुलन स्थापित कर रहा है कि कैसे आप कलात्मक अभिव्यक्ति और स्वतंत्र भाषण को बनाए रखते हुए जो हिंसक व्यवहार है और अश्लीलता है इसका चित्रण ना करते हुए समाज के नैतिक ताने बाने को बनाए रखेंगे, ठीक है। फिर अब क्या है, सेंसरशिप का इस्तेमाल राजनीतिक आलोचना, धार्मिक राय और कामुकता के भाव को दबाने के लिए एक टूल के रूप में किया गया है, जो कि राष्ट्रवादी प्रसार के स्थापना के समझ से रचनात्मक सामग्री को रेखांकित ना करे। अब देखिए सेंसरशिप का कुछ गलत इस्तेमाल अगर थोड़ा सा होता है तो जैसे जहाँ पे राजनीतिक आलोचना या धार्मिक राय आती है ये, तो वहाँ उसको दबाने के लिए एक टूल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रवादी भावना को स्थापित किया जा सके। फिर आप देखिए क्या है, आगे देखते हैं क्या है। एमआईबी के दायरे में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनियमन को भारत सरकार के लिए एक संशोधन को रद्द कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 77 में प्रदत्त उनकी शक्ति का प्रयोग करने में, ठीक है।
अब एक व्यापक विधायी तंत्र की सभी रचनाओं की मुक्त बोली, अभिव्यक्ति और कलात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ दर्शकों की डिजिटल सामग्री की एक विस्तृत खपत के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। न्यायालय ने उदाहरण के साथ साथ अनुच्छेद 19 में दिए गए भाषण और अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंधों के साथ कानून के अनुपालन करवाता है। फिर आगे बताया निष्कर्ष के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में रक्षा संस्थानों जैसे नग्नता, हिंसा, ड्रग और अस्वीकार दृश्यों का चित्रण किया है। इन प्लेटफॉर्मों पर कथित रूप से अनियंत्रित सामग्रियों के कारण हिंदूफोबिया शब्द प्रचलित हो गया है, जो कि कुछ निश्चित प्रचार के लिए प्रतीत होता है। यह तर्क दिया जाता है कि इसके लिए आवश्यक नियमों का निर्धारण करना तथा अनुच्छेद 21 में निहित नागरिकों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा के हित में है। ठीक है, मतलब जो 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस गाइडलाइन से कह रहे हैं कि हनन होगा। जो ये अभी जो सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप गई है, बोल रही है कि जो प्राइवेसी जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो तर्क दिया जाता है कि इससे जो होगा, जो इस नए गाइडलाइन से क्या होगा कि जो भी नग्नता या जो है जो ड्रग्स, हिंसा या अस्वीकार दृश्यों को दिखाया जाता है जिससे कि धार्मिक भावनाएं भी भड़कती हैं, उनको जो है उनको रोकने के लिए ये जो है जो नियमन लाया जा रहा है सरकार का, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई जा रही है, ये अनुच्छेद 21 में जो नागरिकों के जीवन का अधिकार है उसको सुरक्षा करेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ और देखते हैं सोशल मीडिया कंपनियों का जो एकमात्र लाभ है हमारे देश में, उनका लाभ है लाभ कमाना। जो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये एक ही व्यक्ति की है, मार्क जुकरबर्ग की है। ठीक है, और व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं वो 53 करोड़ हैं लगभग, और यूट्यूब और गूगल है ये एक कंपनियां, एक ही कंपनियां हैं लगभग। ठीक है, एक ही मान सकते हैं इनको हम। तो इनका है जो यूट्यूब है वो 45 45 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़ हैं, और जो इंस्टाग्राम है इसके जो है 21 करोड़ यूजर्स हैं। तो भारत में इनका जो है जो बड़े बाजार है इसमें लाभ उठाना ये चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से ये बच रहे हैं और सरकार को लगातार ये आग दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है ये इस समय व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो नया गाइडलाइन है इस बार सरकार जो है पूरी तरीके से वो है। धन्यवाद।